गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो पढ़ने वाले हैं विद्यालयों को प्रभावित करने वाली शिक्षा नीतियों का वर्णन। मतलब वो कौन सी नीतियाँ हैं जो विद्यालयों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम बात करें तो राष्ट्रीय नीति 1986 की बात करते हैं हम कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 ने विद्यालयों को प्रभावित किया है। नई शिक्षा नीति में कहा गया था कि शिक्षा मानवीय संसाधनों का विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है कि मतलब शिक्षा से जो है हम मानवीय विकास कर सकते हैं और यही मानवीय संसाधन क्योंकि राष्ट्रीय विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसलिए शिक्षा पर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। मतलब शिक्षा के स्तर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ मुख्य तथ्य होते हैं। इसके पहला है प्रारंभिक शिक्षा। जो शुरुआत की शिक्षा होती है फर्स्ट टू फिफ्थ, वो बच्चे के विकास की नींव होती है और नीति के अनुसार पहले 8 वर्ष की अवधि की स्कूल शिक्षा को हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होती है। और ये छात्रों के व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, सामाजिक विश्वास, आदतों और अध्ययन कौशल और संप्रेषण योग्यताओं में नींव रखने का काम करती है। उसके बाद क्या है, जीवन के लिए तैयारी में आवश्यक कि जो जीवन है उसकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, कि व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करे, इसके लिए उसमें ज्ञान, कौशल, साहसिक कार्यों के प्रति रुचि और समायोजन करने की क्षमता का होना बहुत ज़रूरी होता है। और नीति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का महत्व इस दृष्टि से भी किसी भी व्यक्ति में इन सब क्षमताओं का विकास करने के लिए जीवन के लिए तैयार करती है। तो करें इस तरह पढ़ने लिखने की बुनियादी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, मूल्यों को आत्मसात करते हैं, पर्यावरण संबंधी जागरूकता में तेजी आती है और ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास में सहायता की जा सकती है, खेलों और साहसिक कार्यों में रुचि पैदा की जा सकती है और हस्त कौशल का भी विकास उसमें किया जाता है। और यदि कोई बच्चा इस अवस्था में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह जीवन में पीछे मुड़कर कभी नहीं दिखता, क्योंकि उसे कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रयास करने के लिए तैयार किया जाता है। मतलब अगर जीवन में कभी कोई कठिनाई आती है तो उसके लिए बच्चा तैयार रहे। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश सबसे अधिक फलदायी कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें प्राथमिक शिक्षा में ही बच्चे की नींव को मजबूत कर दें तो वो जीवन भर के लिए सफल मार्ग पर चलने लगता है। उसके बाद प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए जो प्रजातंत्र है, जो लोकतंत्र है, उसको सफल बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नीति द्वारा देश के तत्कालीन प्रारंभिक शिक्षा की समीक्षा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई नीति में उस समय की प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा की गई और बताया गया कि संविधान ने 1960 तक प्राथमिक स्तर पर सब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही थी और अभी तक इसकी प्राप्ति नहीं हो पाई। मतलब पहली बार जब इसका वर्णन किया गया था वो 1960 की बात है। ठीक है, संसाधनों की कमी और उचित कार्य नीति के अभाव में इस तथ्य के बराबर आगे बढ़ाया जाता रहा। नीति के अनुसार संबद्ध आयु वर्ग के लिए 76% अर्थात लगभग 11 करोड़ बच्चे प्रारंभिक स्तर में और देश में इस स्तर का नामांकन 93.4% तक पहुंच गया। ठीक है जी, ये आंकड़े हैं जो बताए गए हैं। तो आंकड़े देखने में ठीक लगते हैं पर इसमें अलग अलग राज्यों, लड़कों, लड़कियों और विभिन्न वर्गों के बीच की क्षमताओं की जानकारी नहीं मिलती। मतलब आंकड़े देखने में बहुत लग रही हैं, अभी इतने % लोग जो है स्कूल के अंदर भर्ती हैं, लेकिन जो अलग अलग विभिन्नताएँ हैं वो इसके अंदर दर्ज नहीं है। ठीक है, कह रहे प्राथमिक विद्यालय की संख्या बड़ी है और अभी भी 300 से अधिक जनसंख्या वाली 1.91 लाख बस्तियों में कोई विद्यालय नहीं। आज विद्यालय हैं, वहाँ सुविधाओं का अभाव है। तो जहाँ पर विद्यालय हैं, वहाँ भी सुविधाएं इतनी नहीं हैं। 40% क्षेत्रों में पक्की इमारतें ही नहीं हैं। 59.7% पीने का पानी नहीं होता। 39.72 में ब्लैक बोर्ड ही नहीं है। तो 35% विद्यालय ऐसे हैं जहाँ 3 या 4 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए केवल एक ही अध्यापक मौजूद होता है। तो नीति के दस्तावेज में ये कहा गया कि सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि कई स्कूलों में तो कुछ समय के लिए एक भी अध्यापक नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार स्थिति बहुत ही निराशापूर्ण हो जाती है। भाई अगर अध्यापक ही नहीं होगा तो बच्चे को पढ़ाया कौन, बच्चे स्कूल में करेंगे क्या। ठीक है, तो क्या नीति में वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहते हैं कि बच्चों के वातावरण संबंधित नहीं है। पाठ्यक्रम जो है बच्चों के अनुसार नहीं है। गणित और विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए NCERT द्वारा विकसित सस्ते सार सामान वाले किट भी नहीं है। मतलब NCERT से सस्ते तो कुछ भी नहीं है, तो वो भी बच्चों के पास नहीं अवेलेबल नहीं है। पढ़ने की विद्या भी काफ़ी पिछड़ी हुई है, केवल विषय वस्तु को रटने पर बल देती है। मतलब जो पढ़ा दिया उसको रटते रहो, कुछ नयापन ही नहीं है। ठीक है, और जो कार्यक्रम है समाज के लिए उपयोगी, उस पर विद्यालय अमल नहीं करते हैं।
नीति में ये बताया कि प्राथमिक शिक्षा के नामांकन की वृद्धि दर में भी कमी आई है, मतलब वृद्धि ना के बराबर है। नामांकित बच्चों में से बहुत से ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। कक्षा 1 में यदि 100 बच्चों का नामांकन है तो केवल 23 ही 8वीं तक पहुंच पाते हैं। बाकी बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लेते हैं और देश के निरक्षरों की संख्या में वृद्धि करते हैं। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ने से क्या हो जाएगा ना, 5 के बच्चे को रीडिंग करने नहीं आती आज तारीख में। तो नीति ये स्पष्ट करती है कि अगर अभी भी स्कूल में उपयुक्त सुविधाएं और शिक्षकों की यथोचित संख्या पाठ्य चर्चा को फिर से तैयार करने और आगे पढ़ने के तरीकों में सुधार की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो 21वीं सेंचुरी में प्रवेश करते समय हमारे यहाँ अनपढ़ लोगों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि स्थिति संभालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और 21वीं सेंचुरी चल रहा है ना, मतलब उसकी किताबें जो हैं बहुत पुरानी छपी हुई हैं। अतः नीति में प्राथमिक स्तर की शिक्षा को सुधार लाने के लिए इनमें अनेक सुझाव दिए और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कार्य योजना भी बनाई गई थी। तो 2 प्रकार से किया गया था, सुझाव और सिफारिश के। पहला है सिफारिशें और दूसरा है क्रियान्वयन व्यूह रचनाएं। ठीक है, तो सिफारिशें क्या होती है? तो मुख्य सिफारिशें किस प्रकार से हैं? पहली है शिक्षा के सार्वभौमिक संबंधी लक्ष्य, कि उन लक्ष्य को प्राप्त करने के इसके अंदर आपका जो आता है इसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि 1990 तक 6 से 11 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी गई थी। 1995 में 11 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी और इसके 2 पक्षों पर बल दिया गया था। पहला सार्वभौमिक नामांकन, कि हर बच्चे का स्कूल में दाखिला होना चाहिए, और सार्वभौमिक ठहराव, शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा, ये भी एक लक्ष्य है। उसके बाद क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, कि शिक्षा जो है वो बच्चों के अनुसार हो, टीचर के अनुसार नहीं। जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे का विकास करे, बच्चे के लिए जो है वो अत्यंत आवश्यक हो। ठीक है, तो इसमें सिफारिश क्या था कि इस स्तर पर अच्छा यही होगा कि किसी भी बच्चे को फेल ना किया जाए, मूल्यांकन जहाँ तक संभव हो अंकों के आधार पर ना हो, शिक्षा प्रणाली में शारीरिक दंड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यालय समय और छुट्टियों का निर्धारण बच्चों की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। न्यूनतम सुविधाएं क्या होनी चाहिए किसी भी विद्यालय में? तो प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाएं अगर चाहिए तो यहाँ हर मौसम में वहाँ प्रत्येक मौसम में काम में आ सकने वाले उचित प्रकार के 2 कमरे, आवश्यक खिलौने, चार्ट, नक्शे, ब्लैक बोर्ड, ये सब वहाँ पर कम से कम ये सब तो उपलब्ध हों ही। ठीक है, और कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था की जाए। इनमें से एक आवश्यक रूप से महिला होगी और एक पुरुष हो सकता है। विद्यालय की संख्या में वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक विषय के लिए एक अध्यापक की व्यवस्था भी होनी चाहिए। बड़ी संख्या में अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय की दशा को सुधारने के लिए वहाँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक योजना शुरू की जाएगी और उसको सफल बनाने के लिए सरकार, स्थानीय निकाय, स्वैच्छिक संगठन और अन्य व्यक्तियों का सहयोग लिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, मतलब फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ नॉन फॉर्मल भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। तो ये उन बच्चों के लिए चलाया जाएगा जो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, जिन क्षेत्रों में विद्यालय ही नहीं है, लड़के या लड़कियां दिन भर कार्यों में लगे रहने के कारण विद्यालय में नहीं जा सकते। तो इस शिक्षा केंद्रों के शैक्षणिक वातावरण सुधार के लिए आधुनिक तकनीकी सामग्री और का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे कि इन केंद्रों में जो दी जा रही शिक्षा उसका स्तर औपचारिक शिक्षा से ना हो। इन केंद्रों में अनुदेशकों के रूप में कार्य करने के लिए स्थानीय समुदाय के योग्य और प्रतिभावान युवक युवतियों को चुना जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम का ऐसा ढांचा तैयार करने के लिए कदम उठाए जाएंगे जो पढ़ने वालों की आवश्यकताओं पर आधारित हो। मतलब सिर्फ कुछ भी लिखने नहीं दिया जाएगा पाठ्य बुक में लिखा गया है, जो पढ़ाया जाएगा जो बच्चों के लिए आवश्यक हो। ठीक है जी। इन केंद्रों के लिए उच्च स्तर की अधिगम सामग्री का विकास किया जाएगा और क्षेत्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। तो इस केंद्रों को चलाने का अधिकांश कार्य स्वैच्छिक संस्थाएं या पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की जाती हैं। इसके लिए समय पर पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। सरकार महत्वपूर्ण लेकिन अविकसित क्षेत्र के विकास का दायित्व अपने ऊपर लेगी। अब एक संकल्प यहाँ पे लिया गया कि इस नीति के शिक्षा नीति में संकल्प दोहराया गया कि वर्ष 1990 तक 11 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चे 5 वर्ष की विद्यालय की निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उसके समक्ष शिक्षा प्राप्त कर लें और 1995 तक 14 वर्ष की आयु के बच्चे भी संतोषप्रद मतलब सेटिस्फैक्शन वाली गुणवत्ता वाली निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर लें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। नीति में आगे ये भी कहा है कि अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चों की समस्या के समाधान को प्राथमिकता देगी। ठीक है। इसके लिए सूक्ष्म आयोजना पर आधारित व्यवस्था को अपनाया जाएगा और पूरे देश में इस निचले स्तर पर लागू किया जाएगा। मतलब जो
वो प्लानिंग से जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए कुछ किया जाए तो पूरे जो है देश में लागू किया जाएगा। और ये भी तय किया जाएगा कि बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना विद्यालय नहीं छोड़ पाएंगे। इस कार्य को अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम के साथ मिलाया जाएगा। ठीक है, अब क्रियान्वयन व्यूह रचना में क्या है? तो क्या नीति में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने और उसी गुणात्मकता में सुधार लाने के लिए जो सिफारिशें की हैं उन्हें क्रियान्वित करने के लिए, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ तरीके या व्यूह रचनाएं भी सुझाई हैं, जिसमें अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त, मतलब एक ढांचा तैयार कर लिया, एक डिज़ाइन तैयार कर लिया, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो पहला है नामांकन और ठहराव। तो इसमें क्या था कि सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए निम्न उपायों या व्यूह रचना सुझाई गई है। पहला क्या है कि अध्यापक और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य मिलकर इस बात के लिए प्रयत्न करें कि बच्चे विद्यालय ना छोड़ें। आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन के रूप में कुछ कार्यक्रम चला जा सकते हैं, जैसे कि निःशुल्क यात्रा सुविधा, दिवा देखभाल केंद्र, इस तरह की व्यवस्था हो। 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए अंशकालिक गुणात्मक शिक्षा और पोषाहार की व्यवस्था, मतलब मिड डे मील जिसे हम कहते हैं। और स्थानीय समुदाय के लोगों, राजनीतिक और विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं आदि का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना, ये इसके लक्ष्य थे। उसके बाद था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो उसके अंदर क्या था कि विद्यालयों में न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक मुहिम चलाई गई थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अग्रिम रूप से धन देगी। 7वीं और 8वीं योजना में यह प्रयास किया जाएगा कि कक्षा के लिए एक अध्यापक की व्यवस्था हो। 7वीं योजना में 300 की जनसंख्या वाली और आदिवासी क्षेत्रों में 200 की आबादी वाली बस्तियों में एक प्राथमिक स्कूल जरूर खोला जाएगा। और जहाँ प्राथमिक विद्यालय में 50 छात्र होंगे वहाँ एक उच्च प्राथमिक विद्यालय भी खोला जाएगा। ग्राम विद्यालय शिक्षा समितियाँ विद्यालय भवनों का रखरखाव की जिम्मेदारी ले। भवन निर्माण के लिए NREP और RLECP के कोष का प्रयोग किया जाएगा। अब कुछ प्रोग्राम्स थे, कार्यक्रम्स थे, कौन कौन से देखें जरा। तो क्या शिक्षण के लिए नवीन वैज्ञानिक सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षण से ज़्यादा बल सीखने पर दिया जाए, छात्र केंद्रित शिक्षा दी जाए, अधिक से अधिक सहगामी गतिविधियों का आयोजन किया जाए, अनुदेशक स्थानीय हो, लोकप्रिय हो और शिक्षण में रुचि रखते हैं। वे नई शिक्षा प्रौद्योगिकी में भी प्रशिक्षित होनी चाहिए, मतलब टीचर्स को जो है नई टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए। ठीक है, अब अनवरत शिक्षा क्या होती है, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। तो कह रहे नीति में निरौपचारिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए कहा गया कि निरौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को खुले विद्यालय के साथ जोड़ा जाए। उसके बाद काम में लगे बालक बालिकाओं को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, मतलब स्कॉलरशिप दी जाए। औद्योगिक और तकनीकी पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अब आर्थिक व्यवस्था, इसमें क्या था कि निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों को चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को और शिक्षण संस्थानों को, भाई हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए आर्थिक सहायता हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो पहले कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा, जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनकी देखभाल कैसे हो, उनकी शिक्षा किस प्रकार से पूरी हो। तो कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए नीति में एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि हमें पहले बाल्यावस्था के बच्चों की देखभाल शिक्षा पर ध्यान देना है। यदि बच्चे बाल्यावस्था में हैं उनको शिक्षित करना है। और नीति ये कहती है कि शिशु देखभाल और शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और उसे यथासंभव समेकित बाल विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। प्राथमिक शिक्षा जन सामान्य तक पहुंच सके, इसके लिए सहायता सेवा के रूप में दीवा देखभाल केंद्र, डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। इससे गरीब परिवारों की उन लड़कियों को भी विद्यालय जाने का मौका मिल सकेगा जिन्हें अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल करनी पड़ती है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर इस नीति में उस हर बच्चे को जोड़ा गया जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाया। वो कारण कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ जो पढ़ाई होगी वो खेलों पर आधारित होगी। बच्चा खेल खेल में सीख सकता है। बच्चों को औपचारिक रूप से लिखना पढ़ना आदि सिखाने के बजाय स्वाभाविक रूप से, मतलब बच्चा बोर ना हो, बच्चे का मन लगा रहे, तो खेल खेल में बच्चे को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, राजमूर्ति शिक्षा समिति 1990 की बात करते हैं। इसमें क्या था क्या, 7 मई 1990 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था। इसका उद्देश्य 1986 राष्ट्रीय नीति शिक्षा की समीक्षा करना था। आचार्य राजमूर्ति समिति के अध्यक्ष थे और समिति ने प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर नाम से अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर 1990 को भारत सरकार सामने पेश की थी। उसके बाद आया जनार्दन रेड्डी समिति 1992 के अंदर। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने निर्णय लिया कि राजमूर्ति समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा केंद्र शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति गठित की जाए। मतलब यहाँ पे जो है अब एक सलाहकार बोर्ड समिति को बनाया गया और इसी आधार पर 31 जुलाई 1991 को एक समिति नियुक्त की गई और इसके अध्यक्ष थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जनार्दन रेड्डी। अब इसमें कौन सी सिफारिशें थी कि केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौढ़ साक्षरता
और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। सार्वभौमिकरण मतलब क्या होता है कि सब लोगों को लागू किया जाए। ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए जिसमें वित्तीय, प्रशासनिक और राजनीतिक सहायता प्रदान की जा सके। इस सहायता में उचित अनुपात के साथ प्राथमिकता भी होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त संगठकों से सामुदायिक लामबंदी, स्कूल मैपिंग और माइक्रो प्लानिंग आदि को बड़े पैमाने पर विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है। अधिगम के न्यूनतम स्तर निर्धारित किए जाएं, मतलब मिनिमम क्या हमें पाना है वो निर्धारित करें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विस्तृत रूप में प्रयोग किया जाना जारी होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुच्छेद 5.12 में दिए गए लक्ष्यों में संशोधन होना चाहिए, मतलब बदलाव होने चाहिए। प्रत्येक प्रयास द्वारा ये तय किया जाए कि अगली सदी में प्रवेश करने से पहले संवैधानिक निर्देश के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना एक वास्तविकता बन जाए। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के क्षेत्र में 8वीं योजना के दौरान कुछ तथ्य यहाँ पे दिए गए थे। प्राथमिकता उनको दी गई थी। तो पहला क्या है, सब बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था करना और स्कूल अंजाम सीखने वाले या पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना, इनफॉर्मल एजुकेशन की। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विस्तार करके विद्यालय सुविधाओं में सुधार करना, इसे उच्च प्राथमिक स्तर तक उपलब्ध कराया जाए। इस स्तर के लगभग सभी बच्चों द्वारा शिक्षा का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना और प्राथमिक स्तर पर इसकी व्यापक स्तर पर शुरुआत करवा देना। कक्षा 1 से 5 और 5 से 8 के बीच पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की वर्तमान दर 45 से 60% से कमी करके 20 से 40 होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के कार्यकलापों में सहयोग के लिए स्थानीय समितियां बनाई जानी चाहिए, उन्हें पर्याप्त संख्या में महिला और अध्यापक यहाँ मौजूद हो। ठीक है भाई, तो ये वो सिफारिशें थीं जो जनार्दन रेड्डी समिति ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में दी थी और इसके आधार पर 1996 में बनाई गई राष्ट्रीय नीति में कुछ बदलाव किए गए। ठीक है जी। अब 1992 में संशोधित कौन सी नीति आई? तो पहला क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल 12 भाग हैं और 1, 2, 7, 9 और 12 में कोई बदलाव नहीं किया गया। भाग 4, 5 और 5 में 2 पैराग्राफ और जोड़े गए थे और जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का संबंध है इसमें कुछ और संशोधन किए गए। तो कौन कौन से हैं? पहला है संशोधन शिक्षा नीति 1986 के पैरा 5.5 में कहा गया था। क्या कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा में की गई नई दिशा में कुछ बातों पर बल दिया जाएगा। कौन सी बातें हैं? पहली कि 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों की विद्यालय में भर्ती करें और उनका विद्यालय में टिक रहना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आना चाहिए। तो 1992 में इस पैरा को इस रूप में बताया गया कि प्राथमिक शिक्षा की नई नीति में इन 3 पहलुओं पर बल दिया गया। पहले कौन कौन से हैं? वो पहला पहलू है सार्वजनिक पहुंच और नामांकन, यानी कि सब लोग जो हैं इस शिक्षा तक पहुंच सकें, अपना नामांकन कर सकें। 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बनाए रखना और शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार ताकि सभी बच्चों को आवश्यक स्तर तक शिक्षा प्राप्त हो सके। मतलब गवर्नमेंट से मानते हैं कि 14 ईयर्स तक के बच्चों को, कम से कम 14 ईयर्स तक के बच्चों को शिक्षा मिलनी ही चाहिए किसी भी रूप में। ठीक, क्योंकि 14 ईयर्स तक के बच्चे के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक जितना भी आता है 14 ईयर्स तक की उम्र तक जो है बच्चों को सिखा दिया जाता है। उसके बाद क्या है, प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1996 शिक्षा नीति के पैरा 5.7 में कहा गया। क्या कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। इनमें किसी भी मौसम में काम देने वाले कम से कम 2 बड़े कमरे हों, आवश्यक खिलौने हों, ब्लैक बोर्ड हों, नक्शे हों, चार्ट हों और शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। मतलब जो न्यूनतम सामग्री की आवश्यकताएं हैं वो सामग्री स्कूल के अंदर पर्याप्त होनी चाहिए। 2 शिक्षक होंगे, इसमें से 1 महिला ज़रूर होगी। ठीक है जी। अगर ज़्यादा क्लासेस हैं तो हर क्लास में 1 शिक्षक जो है वो मौजूद होना चाहिए। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए पूरे देश में लगातार अभियान शुरू किए जाएंगे। इसका सांकेतिक नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दिया गया था। ठीक है। इस काम में शासन, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्थाएं और व्यक्ति की पूरी भागीदारी रहेगी। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है इसके अंदर अपनी भागीदारी को दिखाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की विधियों का पहला उपयोग स्कूल की इमारतों के बनाने में होगा। मतलब पहले जो है स्कूल की इमारतें तैयार की जाएँ, बाद में कुछ किया जाएगा। उसके बाद है 1992 की नीति में इस पैरा में निम्न रूप से संशोधन किया गया। मतलब क्या संशोधन किया गया 1992 की नीति में? क्या सभी मौसम का उपयोग जो कि पर्याप्त रूप से 3 बड़े कमरे, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट, खिलौने, अन्य आवश्यक सहायक सामग्री और स्कूल पुस्तकालय की व्यवस्था करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। कम से कम 3 शिक्षक को प्रत्येक स्कूल में कार्य करना चाहिए। भविष्य में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों में कम से कम 50% कितनी है, क्या हो, महिलाएं हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का विस्तार कर उसे उच्च प्राथमिक स्तर पर भी लागू किया जाएगा। स्कूल भवन के निर्माणों को जवाहर रोजगार योजना निधियों में
प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद 1986 की शिक्षा नीति के पैरा 5.8 में स्कूल छोड़ने वाले, बिना स्कूल वाली बस्तियों में रहने वाले बच्चों और पूरा दिन स्कूल में न जा सकने वाली लड़कियों के लिए विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चला जाने की बात कही गई थी। और 1992 की इस नीति में इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से बनाने और उसका विस्तार करने की बात की गई। उसके बाद था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पैरा 5.12 में ये कहा गया कि बच्चों को बीच में स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए स्थानीय परिस्थितियों में बदलाव किए जाए, बारीकी से उसका अध्ययन किया जाए और उसके बाद प्रभावशाली उपाय यहाँ पर किए जाने चाहिए। ठीक है, और यह तय किया जाएगा कि 1990 तक जो बच्चे 11 वर्ष के हैं उन्हें विद्यालय में 5 वर्ष की शिक्षा या फिर अनौपचारिक धारा में इसकी समतुल्य शिक्षा आवश्यक मिल सके। तो इसी प्रकार 1995 तक 14 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अवश्य दी जाएगी। उसके बाद कहा गया 1992 की नीति में इस पैरा में संशोधन करते हुए कहा कि बच्चों को स्कूल में बनाए रखने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म आयोजन पर आधारित बारीकी से तैयार की गई कार्यनीतियों की श्रृंखला, मतलब एक सीरीज बनाई जाएगी और उसे अपनाया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा निम्न स्तर पर कम से कम। और यह तय किया जाएगा कि 21 सदी में प्रवेश करने से पहले 14 वर्ष तक की अवस्था वाले सभी बच्चों को सेटिस्फाइड क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ये दी जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। तो इस प्रकार तो यहाँ पे जो है संशोधित शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौम बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के तरफ अग्रसर किया गया है, लेकिन जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो अभी तक नहीं हो पाई है कंप्लीटली। शुरुआत है, चल रहा है काम। ठीक है जी, तो इसको बढ़ाकर जो है 2005 तक प्राप्त करने का निर्धारित किया गया था। ये बेक की स्थिति आ चुकी थी, 2005 में का लक्ष्य बनाया गया। तो ये था आपका शिक्षा नीति जो आपने पढ़ा है। इस टॉपिक को आज आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके।